हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमने बीटा लैक्टम ऑल कंप्लीट कर लिया है विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो उससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो वो वीडियो जाकर के देख लीजिए। और हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक होते क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डिफाइन किया था कि एंटीबायोटिक जो हमारे होते हैं कीमोथेरापेटिक एजेंट होते हैं। अब कीमोथेरापेटिक एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, अगर आपको ये इसका मेन मोटिव समझ में आ जाएगा तो आपकी पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। कीमोथेरापेटिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारी सेल होती है एबनॉर्मल ग्रोथ करती रहती है, उसको क्या कहते थे, इनहिबिट कर देते हैं। उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, कीमोथेरापेटिक एजेंट। तो ये ऐसे कीमोथेरापेटिक एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो इनहिबिट कर देते हैं या तो उनको मार देते हैं, उनको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक। ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बैक्टीरियोस्टैटिक जो क्या करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं, और बैक्टीरियोसाइडल का क्या मतलब होता है, जो उनको मार डालते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है, एमाइनो ग्लाइकोसाइड। देखिए, पहले इसका मेन मोटिव समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एमाइनो एंड क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोसाइड। ठीक है ना। तो पहले इससे इसकी वर्डिंग से डेफिनेशन निकालिए। तो एमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या है, तो एमाइनो ग्लाइकोसाइड आर दी एंटीबायोटिक व्हिच कंटेन्स एन एमाइनो ग्रुप। ठीक। और ग्लाइकोसाइड का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसके अंदर ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन दोनों मॉइटी प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। अब जो ये ग्लाइकोन मॉइटी होती है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपके ड्रग को आपने इंटेक किया, ओरली करने के बाद आपके स्टोमच में गया। अब स्टोमच से उसको एक्ट कहाँ पे करिए, जैसे लाइक हार्ट पे एक्ट करना है या किसी मास्ट सेल पे एक्ट करना है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ग्लाइकोन। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉइटी। और जो एक ग्लाइकोन मॉइटी होती है इसके पास इसका खुद का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। तो ये जो ग्लाइकोन मॉइटी होती है, एक ग्लाइकोन मॉइटी को उस स्थान तक लेकर जाती है जहां पर इसको एक्शन की आवश्यकता होती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ना। और जो ये अमाइनो ग्रुप होते हैं, ये इसकी क्या कहते हैं, पोटेंसी को बढ़ाती है। तो यही मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड होते हैं, ये क्या होते हैं कि इनके अंदर एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है और ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन की मॉइटी होती है। अब यही से आप इसकी डेफिनेशन निकाल लीजिए। तो एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आर कीमोथेरापेटिक एजेंट, जैसे कि एंटीबायोटिक एजेंट तो नाम से जानते हैं आप, व्हिच कंटेन टू एमाइनो ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे केवल क्या लिखा है, एमाइनो ग्रुप लिखा है, लेकिन आपको एडिशनल टू एमाइनो ग्रुप विथ अ साइक्लोहेक्सेन रिंग, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक मॉइटी। मतलब ये जो ग्लाइकोसाइड है, इस मॉइटी के क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक मॉइटी। अब अगर इसका स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे तो साइक्लोहेक्सेन की रिंग होगी, और इसको अगर हम दूसरे नाम से देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एमाइनो सिलिटोल रिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें एमाइनो की रिंग प्रेजेंट होती है। तो सिंपली हम अगर ऐसा कहें कि जो हमारी एमाइनो ग्लाइकोसाइड होती है वो हमारे दो एमाइनो ग्रुप के साथ साथ एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग कंटेन की होती है, और जो साइक्लोहेक्सेन की रिंग होती है वो ग्लाइकोसाइडिक मॉइटी होती है। तो ये जो पूरा मिला के आपको मिक्सचर बना, उसको हम क्या बोलते हैं, एमाइनो सिलिटोल रिंग बोलते हैं। तो कोई गलत होगा, नहीं गलत होगा। अब देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। सिंपली आप देख सकते हैं कि आपकी एक देखिए साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, जिसके पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, आर्थो पोजीशन पे भी NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। अब इसकी गिनती आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, कभी भी स्टार्ट करेंगे ऐसे स्टार्ट करेंगे। अभी आगे चल के जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बारे में तो और अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम यहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आपने एक गिनती, तो यहाँ पर आपको थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो आप सिंपली अगर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री लिखना चाहें, ऐसी केमिस्ट्री लिखना चाहिए, तो सीधा आप लिख सकते हैं थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ठीक है। पांचवी पोजीशन पे इसके अमाइनो ग्रुप लगा होता है, और हमारी जो सेकंड पोजीशन यहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप लगा होता है। ठीक है, NH2 ग्रुप लगा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारी दो अमाइनो शुगर, देखिए जहाँ पर हमने अभी आपको बताया दो अमाइनो ग्रुप लगे होते हैं। आप आपके दो अमाइनो ग्रुप में मिल गया, उसके बाद साइक्लो मतलब ग्लाइकोसाइडिक मॉइटी भी इसमें लगी होती है। तो अमाइनो ग्लाइकोसोन पोर्शन ये आपने देख सकते हैं, अमाइनो शुगर की जो शुगर की पोर्शन होते हैं ये यहाँ पे ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सिंपल रिंग होगी किसकी, अमाइनो ग्लाइकोसाइड की। अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि ये कैसे खोजा गया। तो सबसे पहले 1944 में सोलमान वैक्समैन नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था क्या, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के। और कहां से किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन से। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन आप समझ ही रहेंगे कि हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एंटीबायोटिक ड्रग है, जो कहाँ पे यूज की जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, मतलब जिसको टीबी वगैरह क्षय रोग जिसको बोलते हैं उसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। एंड अदर थिंग, जो मेनिनजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस होती है उसमें भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज किया जाता है। अब मेनिनजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस क्या है, जो ब्रेन में टीबी हो जाती है उसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। अब इसको कहाँ से ऑब्टेन किया गया, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस
ये हमारा क्या है, कल्चर मीडिया है, इससे ऑब्टेन किया गया क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्या आता है, इन 1949 मतलब 1949 में वैक्समैन एंड लेक्वियर ने क्या किया, नियोमाइसिन आइसोलेट किया। अब ये नियोमाइसिन कहाँ से आइसोलेट किया गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरेडियाई, ठीक है, यहाँ से नाम से समझिए। जो नियोमाइसिन आइसोलेट कहाँ से किया गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरेडियाई, किसने किया, वैक्समैन और लेक्वियर ने किया, कितने में किया, 1949 में किया। अब एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर यह है कि जो एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ड्रग होती है वो कहाँ से होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस से जो उत्पन्न होती है या सीधा प्रोडक्शन होता है, उनमें जो सफिक्स हो जाता है माइसिन, जैसे आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन देखा होगा, ठीक है, कैनोमाइसिन देखा होगा, निटिनोमाइसिन देखी होगी, लेकिन यहाँ पे माइसिन की स्पेलिंग में आपने डिफरेंट देखा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कैनामाइसिन में MYCIN है, वहीं आप निटिलीमाइसिन में देखें तो MICIN है। तो इसका मतलब आप समझ लिया कि होता क्या है। तो ये एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, ये हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीसीज से निकलती है, उसको हम उसके माइसिन लगाते हैं, और जो एमाइनोग्लाइकोसाइड माइक्रोस्पोरोसाइम निकलती है उसको बोलते हैं माइसिन। अब मेन डिफरेंस इसका समझ लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया। ये जो सफिक्स है, माइसिन सफिक्स है, ये यूज किया जाता है कहाँ पर, इनटेक ओरली, मतलब आपको इंटरनल ऑर्गन में दिया जाता है, जैसे टैबलेट फॉर्म में हो गया, इंजेक्शन फॉर्म में हो गया, तो माइसिन दी जाती है। और अगर आपको टॉपिकल फॉर्म में जैसे स्किन वगैरह पे आपको यूज करना है या ऑप्थेल्मी वगैरह में यूज करना है, तो वहां पर आपको क्या, माइसिन। देखिए मेन डिफरेंट यही है, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। आपको मैंने एक जानकारी लेके बता दिया, जैसे आप जीपेट की तैयारी भी कर रहे होंगे तो ये आपके जीपेट में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हिच टाइप ऑफ एमाइनोग्लाइकोसाइड यूज्ड एज टॉपिकली एजेंट। तो सिंपली आपको MICIN लिखा होगा, वहां पर आपको टिक करना है, ना कि MYCIN पे, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से समझ लीजिए कि MYCIN का मतलब होता है कि हम उसको इंटरले लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरनल रूट, लाइक इंजेक्शन हो गया, ओरली हो गया, जो कि हमारे GIT में जाते हैं, और जो हमारे नेटिलमाइसिन होते हैं वो टॉपिकली अप्लाइड होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, या ऑप्थेल्मिक अप्लाइड होते हैं हमारे आइज के ऊपर, या ईयर होते हैं, ठीक है, ऑटोई होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सी, नेटिमाइसिन MICIN, जिसको हम टॉपिकली यूज करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी केमिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसा कि अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे 2 अमाइनो शुगर की रिंग प्रेजेंट होती है, और हमारा यहाँ पे एक क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन की रिंग प्रेजेंट होती है। तो सिंपली एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कंटेन 2 डिफरेंट रिंग, कौन कौन सी, एक अमाइनो शुगर की पोर्शन होता है, एक अमाइनो साइक्लोहेक्सेन या सिलिट्रियोल की रिंग प्रेजेंट होती है। सिंपली आप इसमें देख सकते हैं शुगर, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, साइक्लोहेक्सेन की तो रिंग है नहीं, सिंपली ये 5 कार्बन की हमारी क्या है, एक शुगर है, तो ये हमारी क्या है, अमाइनो शुगर पोर्शन है, जिसके साथ में आपका क्या, यहाँ से आप गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, छठी पोजीशन पे आपका CH2NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में आपके यहाँ पे NH2 और डबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। दूसरी जो हमारी रिंग इसमें पाई जाती है अमाइनो सिलिट्रॉल की पाई जाती है, इस देखिए आप साइक्लोहेक्सेनिक रिंग है, इसलिए इसको बोला साइक्लीज बोला जाता है, ठीक है। साथ में इसके NH2 ग्रुप OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, डबल ऑक्सीजन ग्रुप। अब इसी जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये वाला पोर्शन इस यहाँ से जुड़ जाएगा, और ये वाला पोर्शन यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये सिंपली आपका क्या बन जाएगा, एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक बन जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके सार के बारे में देखते हैं। देखिए आपने ये दो स्ट्रक्चर समझ लेना क्या क्या है, एक अमाइनो शुगर पोर्शन है, एक अमाइनो सिल्ट्रॉल है, ठीक। अब इसी में आप क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते चलेंगे और अपने स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को समझते चलेंगे। इसका मतलब क्या है, हम सार को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि जो अमाइनो सिल्ट्रॉल मतलब ये वाली जो रिंग है, अगर इसमें हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा। ये नॉर्मल रिंग है, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो आप इसको चेयर फॉर्म में भी कर सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आप चाहे इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में। ये फॉर्म थोड़ा इजी होता है, ये फॉर्म ड्रॉ करने में थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, और ये आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं बेंजीन का डब्बा बनाते बनाते, तो इसलिए मैंने आपको दोनों यहाँ पे दे दिए, जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पे कीजिए। सबसे पहले बात आती है कि हम कार्बन नंबर 1 पोजीशन, मतलब इस वाले पोजीशन पे अगर हम किसी अमाइनो ग्रुप का एसाइलेशन करवा देते हैं, जैसे NH2 के आगे हम C डबल बॉन्ड OCH3 लगा देते हैं, एसाइलेशन करवा देते हैं, जैसे लाइक एमिकासिन में होता है, तो उसकी जो एक्टिविटी हो जाएगी वो घट जाएगी। तो पहला पॉइंट हमको क्या लिखना है कि NH2 group is responsible for the pharmacological action, and while we silated the amino group, the activity of the antibiotic या amino glycoside become decreases, तो इसकी मतलब जो हमारी एक्टिविटी होती है वो घट जाती है। दूसरी बात आती है एडिशन ऑफ एथाइल ग्रुप विद अमाइनो ग्रुप एट द, मतलब यहाँ पर अगर हम NH2 लगा दे, CH2 C2H5OH लगा दे, मतलब कोई हम एथेनॉल वगैरह लगा दें, तो इसकी जो एक्टिविटी होगी वो तो एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी तो बढ़ेगी, लेकिन जो उसकी एक्टिविटी होगी उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे समझिए,
यहाँ पे पोटेंसी और एक्टिविटी का खेल समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज एंटी बैक्टीरियल पोटेंसी, इसका मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया को मारने की जो उसकी क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी, लेकिन एक्टिविटी का क्या मतलब है, वो तेजी से नहीं मारेगी। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपके 100 बैक्टीरिया है, ठीक है ना, सिंपली ये 100 बैक्टीरिया है, तो ये 100 बैक्टीरिया को मारेगी, ठीक, तो यह नॉर्मल हो गई। लेकिन अब हमारे शरीर में 1000 बैक्टीरिया मतलब ज़्यादा बैक्टीरिया हो गया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एथाइल ग्रुप जोड़ लिया, मतलब एथेनॉल का ग्रुप जोड़ लिया। तो इसी को बोलते हैं कि उसकी पोटेंसी तो बैक्टीरिया साइडल बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी एक्टिविटी सेम रहेगी। एक्टिविटी क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, और पोटेंसी क्या है 100 से 1000 को मारना। तो वही अगर हम इस NH2 के साथ हम कोई एथेनॉलिक ग्रुप लगा देते हैं लाइक C2H5OH, तो जो इसकी एंटी बैक्टीरियल पोटेंसी होगी वो बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी एक्टिविटी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तीसरी बात हम करें इसमें, तो सब्सटीट्यूशन ऑफ द OH ग्रुप एट दिस कार्बन नंबर 2 पोजीशन, आप सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से गिनती करेंगे, अगर इस OH ग्रुप को हम क्या कर दें, सब्सटीट्यूट कर दें, और तब इसकी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डीऑक्सीजनेशन एट द कार्बन नंबर 5, अगर कार्बन नंबर 5 में हम डीऑक्सीजनेशन कर देते हैं तो इसकी जो इनहिबिशन ऑफ द बैक्टीरियल इनएक्टिव एंजाइम होगा, जैसे आपने समझा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे बीटा लैक्टेमेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारी एंटीबायोटिक की जो एक्टिविटी होती है उसको खत्म कर देती है। तो अगर हम कार्बन नंबर 5 पे उसका डीऑक्सीजनेशन कर देते हैं तो उसके पास इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि वो जो बैक्टीरिया से सीक्रेट होने वाले एंजाइम को इनहिबिट कर देगा या इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो एंटीबायोटिक होगा वो अच्छे तरीके से काम करेगा, अपनी पूरी की पूरी पोटेंसी दिखाएगा और पूरी की पूरी क्षमता लगाकर, अपनी ताकत लगाकर आपको बैक्टीरियल फ्री बनाएगा। अब अगर हम जैसे अभी तक हमने यहाँ पे देख लिया कि अमाइनो सिट्रॉल रिंग में मॉडिफिकेशन किया, अब हम अमाइनो शुगर की रिंग में मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा। सिंपली आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। स्टार्टिंग गिनती हम कहाँ से करते हैं, ऑक्सीजन से, तो 1 2 या यहाँ से करेंगे या तो यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा क्या छठा पोजीशन, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपके 6 पोजीशन हो गई। ठीक, तो ये जो हमारे NH2 ग्रुप होते हैं एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, और इसी के कारण से इसका स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन आपका है और ये वाला जो आपका कार्बन है, ये क्या होता है, टारगेट साइट पे जाकर के क्या कहते हैं, उस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया के माध्यम से उपलब्ध होते हैं या उससे सीक्रेट आउट होते हैं, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल की एक्टिविटी घट जाती है। तो सिंपली अगर हम ऐसी बात करें तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैथाइल ग्रुप, अगर हम इस मैथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसकी जो एंजाइम की रेजिस्टेंस, जैसे जो बैक्टीरिया से हमारे एंजाइम सीक्रेट आउट हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरियल एक्शन घट रहा है, तो वो क्या कर देगा, उसके एंजाइम को रेजिस्ट का मतलब क्या देगा, विरोध। तो इसका मतलब क्या है कि वहां से जो मतलब जो बैक्टीरिया की सेल वाल है वहां से जो एंजाइम सीक्रेट आउट हो रहा था उसको रेजिस्ट कर देगा, मतलब उसका विरोध करेगा। इसका मतलब क्या है, उसको प्रोडक्शन को रोकेगा, सीधा सीधा इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये समझ में आया आपको। ठीक है, अब उसके बाद इसकी हम क्या करते हैं, बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल के लिए ले लेना होगा क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने ले लिया, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि जो पहली रिंग है आपकी क्या है, स्ट्रेप्टोज है, दूसरी रिंग इसमें क्या आप देख रहे हैं, स्ट्रेप्टोटीनिन देख रहे हैं, तीसरी रिंग आप देख रहे हैं एल मेथाइल एन ग्लूकोसामाइन देख रहे हैं। अब इसमें हमको क्या देखनी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है। सिंपली आप हर एक रिंग में आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप कॉन्फ़िगरेशन दिखा दीजिए, कायरल कार्बन दिखा दीजिए, तो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वहाँ पे फाइनल हो जाएगी। तो हम आइए एक एक रिंग करके हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले जो पहली रिंग है, पहली रिंग में जो हमारा पहला ये कार्बन कायरल है, यह कहाँ पे कायरल कार्बन है पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो कायरल नंबर 4 है, कार्बन नंबर 4 है, ये हमारा कायरल है। कैसे कायरल है अभी हम आगे देखते हैं कैसे। देखिए कार्बन कायरल, ये देखिए आपने कार्बन लिख दिया, ये आपका कायरन हो गया। CHOOH ग्रुप लगा हुआ है, CHOOH ग्रुप लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर आपका एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है, आपने CH2 ग्रुप लगा लिया। अब नॉर्मली सी बात है कि यहाँ पर आपका एक OH ग्रुप मतलब H ग्रुप लगा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH2OH H4, ये हमारा कौन सा, तो हमारा ऑक्सीजन के पोटेंसी पहले मतलब एटॉमिक नंबर क्या पहला आता है ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन में हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद कार्बन का मतलब CH2 ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद CHO ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4, तो सिंपली ये हमारा किस रोटी में जगह है, क्लॉक वाइज में जा रहा है। ठीक है, तो क्लॉक वाइज में जाने का मतलब क्या है, हमारा मतलब R कन्फिगरेशन हो जाएगा।
उसके बाद हम थर्ड रिंग के बारे में बात करें तो हमारा कायरल सेंटर कार्बन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, CH2, मतलब जो पहले कार्बन नंबर 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो कार्बन के साथ देखिए CH2H CH2OH ऑक्सीजन, तो पहले हमारी क्या प्रायोरिटी इस पे जाएगी, दूसरी प्रायोरिटी हमारी इस पे जाएगी, क्यों, क्योंकि CH2 ग्रुप के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। तीसरी प्रायोरिटी हमारी किसके जाएगी, इस एल्किल ग्रुप मतलब CH2 के पास जाएगी, और चौथी प्रायोरिटी हमारी हाइड्रोजन के पास जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज, तो NTR के फॉर्मूले के हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज का R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रिंग में कार्बन नंबर 3 आप देख सकते हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर में जा करके वहाँ पर जो कार्बन नंबर 3 है वो हमारा कायरल कार्बन है। तो सिंपली कैसे कायरल बना ये भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो कायरल कार्बन नंबर C, ये कायरल कार्बन बन गया। उसके बाद CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर CH2 ग्रुप लगा है, यहाँ पर OH, और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। तो ऑक्सीजन की पोटेंसी ज़्यादा होती है, आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारे हाइड्रोजन। उसके बाद CH2OH, उसके बाद CH2, यहाँ पर OH। तो सिंपली हमारा किस गया, एंटी क्लॉकवाइज में गया। तो इसका भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम ऐसा लिखें कि C4 कायरल कार्बन R कॉन्फ़िगरेशन, C1R R configuration and C3R R configuration, it means all the chiral carbons are R configuration in the streptomycin structure. Hence stereochemistry well discussed हियर, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं इसकी केमिकल डिग्रेडेशन की, उसके साथ साथ में इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है वो जेंटामाइसिन का है। सिंपली आप जेंटामाइसिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस प्रकार से। उसकी जो हमने डिग्रेडेशन करवाई है CH2OH की उपस्थिति में और AACl के साथ करवाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका जो स्ट्रक्चर दो पार्ट में टूट गया। पहला पार्ट क्या है, ये पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया। सिंपली इसका क्या जाएगा, केमिकल डिग्रेडेशन हो गया। उसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन दिखाया, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन दिखाया, इसके आप क्या कीजिए, सिंपली से ऐसे कीजिए, डिग्रेडेशन लिखिए, एक पार्ट को यहाँ पे तोड़ दीजिए, ये दोनों पार्ट को आप अलग तोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा केमिकल डिग्रेडेशन। केमिकल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर को तोड़ देना विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, एसिड या एल्कलाइन, ठीक है ना। तो वही मैंने आपको क्या हुआ कि जेंटामाइसिन का यूज करते हुए मैंने इसको सिंपली क्या कर दिया, तोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CH2OH या ACCl। अगर आप यहाँ पर उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब जिससे ट्रीटेड करें उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कीजिए, सीधा आप डिग्रेडेटेड प्रोडक्ट लिख दीजिए, मतलब क्या करिए, डिग्रेडेटेड लिख दीजिए, यहाँ पर आपका मान्य होगा। तो ये टूटेगा किसमें, ग्वारेशामाइड में टूटेगा और स्यूडो डाइसैकेराइड मिक्सचर में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली रिंग यहाँ पे टूट के यहाँ पर आ गई और ये वाली जो रिंग थी टूट के यहाँ पर आ गई। ये दोनों रिंग आपस में अलग हो गई, ये रिंग अलग हो गई, ये रिंग अलग हो गई। तो पहली रिंग जो बनी वो कौन सी, ग्वारेशामाइड हो गई, और सेकंड रिंग जो आपकी बनी स्यूडो डाइसैकेराइड का मिक्सचर बन गया, ठीक है। ये सिंपल था इसका क्या, केमिकल डिग्रेडेशन। उसी प्रकार से आप स्ट्रेप्टोमाइसिन का बनाएंगे, उसको भी आप क्या कर देंगे, बीच से तोड़ देंगे, दो पार्ट अलग कर देंगे, एक पार्ट अलग कर देंगे, आपका केमिकल डिग्रेडेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से आप कैनामाइसिन का भी कर सकते हैं या नियोमाइसिन का भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान में है, आपने याद किया हुआ है, वेल प्रैक्टिस की हुई है, तो आप केमिकल डिग्रेडेशन किसी भी प्रोडक्ट का कर सकते हैं। अब उसके बारे में बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले आपको प्रोटीन के सिंथेसिस के बारे में पढ़ना होगा। अगर आपने प्रोटीन के सिंथेसिस के बारे में पढ़ा है तो आपको ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले बात आती है कि जो एमाइनो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देते हैं। आप किसकी प्रोटीन को किसकी करेंगे, ह्यूमन बॉडी की या बैक्टीरियल बॉडी की। तो यहाँ पर हम क्या एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, एमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या एंटीबायोटिक है, तो ये किसकी प्रोटीन को सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, बैक्टीरिया की। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया स्टैटिक है, इसका मतलब क्या, उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। और ग्रोथ में सबसे ज्यादा फॉर्म क्या करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, प्रोटीन। प्रोटीन बनता है किससे, अमाइनो एसिड से बनता है। तो सिंपली आइए हम देखते हैं कि कैसे हमारा प्रोटीन बनता है और कैसे हमारा एमाइनो ग्लाइकोसाइड यहाँ पे काम करता है। सिंपली आप देखते हैं न्यूक्लियस से हमारा होता है, न्यूक्लियस सेल, ये हमारी सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 5' 3' से मिलकर बनता है, 3' 5' से मिलकर बनता है, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, आपका आरएनए बनता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये डीएनए आरएनए में चेंज हो जाता है। तो सिंपली क्या होता है कि ये जो इसकी बॉन्डिंग है, ठीक है, मतलब हेलिक्स है, ये टूट जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये टूट गए, टूटने के बाद क्या है, किसकी उपस्थिति में, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये क्या बन गया, ये यूनिट आपकी बन गई एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या हो जाएगा, ये कोई ना कोई अपने साथ कोडॉन, जैसे AUG आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये कोडॉन अपने साथ में लेकर चलेगा।
नेक्स्ट क्या होगा, ये जो mRNA है वो क्या हो जाएगा, आपने राइबोसोम के बारे में पढ़ा होगा। राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, 50S 30S टाइप के होते हैं, जिसको टोटल में आता है 70S। तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सा पाया जाता है, 70S का पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 50S का थोड़ा बड़ा होता है, इसमें 3 हमारे गेट लगे होते हैं, मतलब सीधा सीधा गेट समझिए। एक होता है क्या, ए का मतलब होता है अमाइनो एसाइल साइड, मतलब के अंदर कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक अमाइनो एसाइल ग्रुप लगता है। उसके बाद ये ट्रांसफर कहाँ पर होता है, पेप्टिडाइल साइड पे जाता है। पेप्टिडाइल साइड पे जाने के बाद इन दोनों में लिंकेज, मतलब आपस में लिंकेज होता है। जैसे ये लिंकेज बढ़ता जाता है उसी प्रकार से हमारी प्रोटीन बनती जाती है। ऐसे ऐसे करके जब 64 चेन बन जाती है तो हमारा क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जिट रूट से बाहर चली जाती है। तो सिंपल ये प्रोटीन का सिंथेसिस था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारी 50S होगी और 30S होगी आपस में जाके कंबाइन करेगी किसके साथ, mRNA के साथ। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि mRNA और उसके नीचे 30S राइबोसोम और 50S राइबोसोम दोनों में लगा हुआ है। इसके बाद क्या होगा, AUG की बॉन्ड होगी, जैसे कि आप जानते हैं कोड है कहाँ, हमारा कोडांस है। कोडांस हमारा क्या करेगा, AUG से जाकर बाइंडिंग करेगा, एमाइनो एसिड बनाएगा, एमाइनो एसिड की चेन बनेगी। जब 64 एमाइनो एसिड बन जाएगा तो ये प्रोटीन बन जाएगी। अब अगर हमने एमाइनो ग्लाइकोसाइड दे दिया तो ये क्या करेगा, सीधा जाके बैक्टीरियल के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन, ठीक है, इस दोनों की प्रोसेस को रोक देगा। तो जो एमाइनो ग्लाइकोसाइड है ये क्या करेगा, ये जो mRNA इन दोनों के बीच में बैठ रहा है, मतलब 50S RNA 30S RNA के बीच में, राइबोसोम के बीच में जो हमारा mRNA आकर बैठ रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या AUG की बॉन्डिंग हो रही है, अमाइनो एसिड बनना है, इसी को इनिबिट कर देगा। अब जब ये इसको इनिबिट कर देगा तो यह कर देगा, मिस रीडिंग हो जाएगी किसी कोडान की, मतलब जो हमारी AUG की जो रीडिंग होती है वो क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से सिर्फ डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, मतलब सेल हमारी डेथ होने लगेगी। तो सिंपल जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही था। देखिए आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, लेकिन जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना जरूरी है। क्योंकि यहां पर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको ये जानना जरूरी है कि आप जो ड्रग पढ़ रहे हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह पढ़ रहे हैं, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आप उसको दे तो रहे हैं, लेकिन उसका काम क्या है, सीधा सीधा प्रोटीन को इनिबिट करना। कैसे इनिबिट करता है, जब हमारा 50 30 दोनों आपस में बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ mRNA, तो वहां पर जाकर अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या करता है, उसको दोनों को बाइंड नहीं होने देता है। 50S की जगह खुद जाकर बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से मिसरीडिंग हो जाती है किसकी, कोडान की, और हमारा जो सेल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सिंपल से इसका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये था। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, एक सिस्टमिक एमाइनोग्लाइकोसाइड, एक टॉपिकल एमाइनोग्लाइकोसाइड। जो सिस्टमिक एमाइनोग्लाइकोसाइड होती है जिसको हम इंटरनल रूट में लेते हैं, जैसे हमारे जो GIT में जाता है, चाहे वो पैरेंटल रूट से लेते हो चाहे हम टैबलेट फॉर्म में लेते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, एमिकाशिन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो टॉपिकल होता है जो हम स्किन वगैरह पे रब करके लगाते हैं, जैसे न्यूमाइसिन हो गया एंड फ्रेगमास्टिन हो गया। अब इसमें ड्रग्स आती हैं। तो सबसे पहले ड्रग इसमें आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको आइसोलेट कहाँ से किया गया था, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस ने, ठीक है। उसके बाद जो इसका एक्टिवेशन होता है, मतलब इसकी जो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट में होती है, मतलब दोनों पे काम करता है। इसका मॉलिकुलर फार्मूला C21H39N7O12, इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है 581 ग्राम पर मोल के हिसाब से होता है, ठीक। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ये होता है इसका जनरल स्ट्रक्चर। 2 अमाइनो शुगर की रिंग लगी हुई है, साथ में आपका पेंटासाइक्लिक रिंग लगी हुई है। इसका जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैंने आपको भी जस्ट बताया वही है, ठीक है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करते हैं। तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IM होता है, मतलब इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। अब माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको IV रूट से भी दिया जाता है। हाफ लाइफ इसकी 5 से 6 घंटा होती है। मेटाबॉलिज्म लीवर में, एलिमिनेशन यूरिन में होता है। इसकी जो पोलरिटी होती है, मतलब वाटर के साथ ये ज़्यादा मिक्सेबल होता है, इसीलिए ये CSF को पेनिट्रेट करके अंदर, मतलब CSF मतलब जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर नहीं जा पाता है। इसलिए जब मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस होती है तो हम उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि हमारे CSF के अंदर जाएगी नहीं। और जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस होती है वहाँ पर होता है एक्चुअली में क्या है कि जो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया, मतलब जो हमारे TB के बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सीधा मतलब है अगर हमने इस ड्रग को दिया तो पेनिट्रेट तो कर नहीं पाएगा, CSF में जाएगा ना, तो कैसे TB ट्रीट होगा, वहाँ पे TB ट्रीट ही नहीं होगा आपका। अब भाई आप कोई ड्रग ले रहे हैं,
तो वो ड्रग का साथ यूज होने के साथ साथ उसका एडवर्स एक्शन भी होगा। सबसे पहले इसमें जो ऑटोटॉक्सिसिटी होगा, ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है कि आपके सुनने की क्षमता खत्म होने लगेगी अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे। न्यूरोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है कि आपके जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है कि आपके नेफ्रॉन में टॉक्सिसिटी हो सकती है। उसके बाद स्किन रैशेज, मसल्स एंड जॉइंट पेन्स आपको हो सकते हैं। उसके बाद यूजेस क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस में यूज किया जाता है एंड प्लेग में भी इसका यूज किया जाता है। अल्टरनेट ड्रग होती है। देखिए अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप मेडिकल पे जाते हैं तो क्या बोलता है कि भाई ये दवा तुम्हारे पास नहीं है लेकिन इसकी जैसी सेम दवा मेरे पास है, तो वो क्या उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव ड्रग। तो ये जो ड्रग होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, इसका अल्टरनेटिव ड्रग ऑफ द जेंटामाइसिन की ये अल्टरनेटिव हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट किया जाता है इंडोकार्डिटिस। इंडोकार्डिटिस का मतलब क्या होता है, जो आपकी हार्ट के इनर लाइनिंग में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, खिंचाव वगैरह होता है, उसमें भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब अस्थमा वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है लेकिन बहुत ही लो स्पेक्ट्रम में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जगह आती है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन को खोज किसने किया था, वैक्समैन एंड लेकिवियर ने। कहाँ से किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरिडाई ने 1949 के, मतलब ये स्ट्रेप्टोमाइसिस आपका क्या है कल्चर मीडिया, 1949 में इससे आइसोलेट किया गया था। इफेक्टिव अगेंस्ट किससे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक रिंग मिलेगा नियासोमिनेसी, ये आपकी रिंग है, ठीक है। दूसरी रिंग आपकी कौन सी है, डे 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टोमाइन हो गई। थर्ड रिंग आपकी डी राइबोज की रिंग हो गई जिसको नियोमाइसिन भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारी जो फोर्थ रिंग हो जाएगी वो नियोमाइसिन हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे जो चौथी रिंग आपको दिख रही है जिसको बोल रहे हैं नियोशामाइन बोल रहे हैं, ये जो CH2NH2 ग्रुप है, ठीक है ना, अगर ये ऊपर बाहर की तरफ गया तो ये नियोमाइसिन भी हो जाएगा। अगर ये CH2NH2 ग्रुप अंदर की तरफ, मतलब इस H की जगह CH2NH2 ग्रुप आया तो ये आपका नियोमाइसिन C हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं अपना, क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, इसको ओरली एंड टॉपिकली दोनों रूप से लिया जाता है। हाफ लाइफ इसकी 2 to 3 आवर्स होती है। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एलिमिनेशन फीकल मटेरियल या स्टूल के साथ में एंड किडनी के द्वारा यूरिनेशन के माध्यम से होता है। एडवर्स एक्शन मोर टॉक्सिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन से ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जेटी इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है एंड एक्यूट डर्मेटाइटिस जैसे वर्टिको वगैरह भी इसकी वजह से हो सकता है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो टॉपिकली ऑइंटमेंट जैसे स्किन वगैरह इन्फेक्शन वगैरह में यूज किया जाता है, ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन में, एंड यूज इन द GIT बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब अगर आपको GIT बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है कैनोमाइसिन, जिसको आइसोलेट किया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिन कैनामाइसिटियस से। एक्टिव अगेन ग्राम नेगेटिव एस्पेक्ट सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया भी आपके क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसको छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके प्रति ये क्या होती है, एक्टिव होती है। उसके बाद इसका केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो पहली रिंग आपकी 6-अमाइनो-6-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज, देखिए यहाँ पर आपकी 5 रिंग, देखिए 5 यहाँ पे इस पोजीशन पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपकी ग्लाइकोसाइडिक मॉइटी है ये, इसलिए इसको 6-अमाइनो-6-डीऑक्सी डी ग्लूकोज बोला गया। दूसरी रिंग आपकी क्या है, 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन, देखिए यहाँ पर आपका कोई भी यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन की रिंग है इसलिए इसको बोला गया 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन बोला गया। NH2 ग्रुप OH ग्रुप होने के कारण डीऑक्सी, ठीक है, यहाँ पर भी ग्रुप हो गया, यहाँ पर भी OH ग्रुप आपका आ रहा है और स्ट्रेप्टामाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड रिंग आपकी क्या है 2-अमाइनो-2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज हो जाएगा। अब यहाँ पे R1 यहाँ पर है, R2 आपका कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर R2 है, तो अगर आप R1 की जगह पे NH2 और R2 की जगह पर OH कर देंगे तो कैनामाइसिन A बन जाएगा। R1 की जगह पे मतलब यहाँ पे NH2 और यहाँ भी आप NH2 कर देंगे तो कैनामाइसिन B हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे, R1 की जगह पर हम क्या कर देंगे OH और R2 की जगह पर हम NH कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, C बन जाएगा, कैनामाइसिन C बन जाएगा। इसका जो एडवर्स एक्शन होता है ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है कंपेयर टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, बस इसमें क्या होता है लॉस ऑफ द हियरिंग, मतलब सुनने की जो क्षमता होती है वो मे भी पॉसिबल है कि आपकी कम हो सकती है। यूजेस क्या है इसका, ट्यूबरकुलोसिस में किसके साथ, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ यूज किया जाता है, इन्फेक्शंस वगैरह में एंड इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक की तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सॉरी फॉर जो हमारे यहाँ पे डॉगी वगैरह हैं वो थोड़ा ज़्यादा भौंक रहे हैं, ठीक है ना, बार्किंग ज़्यादा हो रही है इसलिए आपको वीडियो में उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो सॉरी फॉर दिस, बट हम कर भी क्या सकते हैं, उनको मार के तो भगाएंगे नहीं क्योंकि भाई वो भी एक जानवर है, वो भी इनको भी दर्द होता है इसलिए उनको तो मार के भगाएंगे नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।